बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शिबी चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं, ख़ास मेहमान हैं तनवीर उस्मान ख़ान साहब, जो कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, सियासी तज़किया नगार हैं और इस खिते की सियासत पर उनकी गहरी नज़र है। तनवीर उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी, आपके साथ तो मेरे बहुत से प्रोग्राम हुए हैं और बहुत लोगों ने पसंद किए। तो आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरह पहले बेबाकी से बात करते थे, इसी तरह आज भी बेबाकी से बात करेंगे और सुनने वालों को मायूस नहीं करेंगे जनाब। अच्छा जनाब, सीधे हम जाते हैं टॉपिक की तरफ। देखें, जी टॉपिक की तरफ चलते हैं स्ट्रेट जी वे। जी 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 पाकिस्तान के पड़ोस में अफगानिस्तान है। जी जी। अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया। अब सवाल ये आता है कि पीछे क्या छोड़ कर गया। वैसे तो अफगानिस्तान पीछे बेलग्राम में काफी असला, जीपें, खाने का सामान, बिस्तर काफी कुछ छोड़ के गए हैं, जो कि तालिबान ने काफी कुछ वहां से इकट्ठा किया है और वो ले गए हैं। तो तालिबान भी खुश हैं उस बात पे कि चलो काफी माल उनके हाथ आ गया, असला वसला भी काफी सारा उनके हाथ आया है। एक फंक्शनल फुली इक्विप्ड एंड फंक्शनल अस्पताल भी छोड़ कर गए हैं बगराम में। जी 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 जी। जाहिर है कि देखें, जहाँ पे बलग्राम के अंदर उनकी जो फौज थी वो तकरीबन 1 लाख के करीब क्याम था वहाँ पे, तकरीबन इतनी कैपेसिटी की जगह थी वो। एट तो वन इसका टाइम। मतलब, जी हाँ, तो इसका मतलब है कि वो एक बहुत बड़ा एक अड्डा था, एक छावनी थी, एक उनका पड़ाव था वहाँ पे। तो इतने जाहिर है कि लोगों के लिए वहाँ पे जो तमाम इंतजाम थे रहन सहन के, एक लंबे एक अरसे से 20 साल से एक जगह पे वो मुकीम थे। बेसिकली तो नाज़रीन की मालूमात के लिए कि वो एक छोटा सा शहर था। एक शहर, 43 किलोमीटर मुरबा मील में था वो। ठीक है जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बेलग्राम कोई ऐसा कोई छोटा सा कोई मरकज नहीं है कोई छोटे से मोहल्ले में, बल्कि वो एक शहर है। ठीक है, बात आपकी, पूरा एक शहर है, एक फैला हुआ। चकलाला एयरपोर्ट नहीं है जो जो ऐसा नहीं जी है। जी जी जी, बिल्कुल। वहाँ वहाँ पे एयरपोर्ट, बेलग्राम के अंदर एयरपोर्ट था। वहाँ पे उनके खाने पीने का सामान, जैसे आपने बताया, अस्पताल वहाँ पे मौजूद है, चीज़ें वहाँ पे उनके, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म क्याम के लिए ट्रेनिंग सेंटर, सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। चले अब ये और तो इसका मतलब ये कहने का है कि कुछ चीजें छोड़कर गए हैं तो उनको पता था कि यहाँ तालिबान आ जाएंगे, एक लिहाज से ये तालिबान की ये मदद। इसमें इसमें दो बातें हैं। एक एक इसमें बात यह है, क्योंकि जो अमेरिकी पॉलिसी अभी तक देखने में आ रही है, उसमें यह है कि अमेरिकी तालिबान के ही हवाले करके गए हैं। मेरा अपना ये ख्याल है, जो कि वहाँ पे मीडिया और जहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही हैं, कि अमेरिकी जो हैं वो, उनका अफगान हुकूमत के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं था, बल्कि उनका तालिबान के साथ ही अरेंजमेंट है। इसीलिए अभी भी वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकी सारी न्यूज़ एजेंसीज जो हैं, आप उनको बड़े आसानी समझ सकते हैं कि वो तालिबान को काफी पॉजिटिवली प्रमोट कर रहे हैं कई जगह पे। उनके कब्जे को, उनकी ताकत को, उनके सारे सिलसिले को वो एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो फिर तो ये क्वेश्चन एक, इस समय मास्टर से पूछना चाहूंगा। फिर क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द गेम प्लान। ठीक है। देखिए देखिए, अभी सारी बात हमारी होती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो तालिबान के साथ एक अरेंजमेंट बना के गए हैं, और अगर बिल आखिर वहाँ पे तालिबान ने आना है, तो फिर जाहिर है कि इसका मतलब है वो जाने से पहले भी तालिबान को ही बता के गए हैं। क्योंकि हुकूमत वालों को तो 4 दिन के बाद पता चला कि जी वो जब गए हैं बलग्राम तो खाली हो चुका था। इसका मतलब है उन्होंने हुकूमत को नहीं बताया, लेकिन खाली हो चुके का मतलब है सारा उठा के भी ले गए कोई वहां से। तो वो अगर तालिबान वहां से सारा कुछ उठा के ले गए थे और हुकूमत को कानो कान खबर नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अमरीकी तालिबान एक आपस की एक अंडरस्टैंडिंग या एक मिली भगत के साथ वो सारा कुछ हुआ है, जिसमें हुकूमत अफगानिस्तान को जो है वो गनी की हुकूमत को उनको एक तरफ रखा गया। तो ये एक है अपने तौर पे कि वहाँ पे तालिबान को एक तरह से वेस्ट से, और बल्कि पाकिस्तान से भी तालिबान के लिए जो जो वहाँ जो यहाँ पे बयानबाजी हो रही है, गो के पाकिस्तान की किसी किस्म की अफगानिस्तान के आने वाले जो नियर फ्यूचर है उसमें क्या क्या होना है, इसके बारे में कोई वाजे लाइन, कोई वाजे पॉलिसी दिखाई नहीं देती। कि इन्होंने हुकूमत को सपोर्ट करना है, इन्होंने तालिबान को सपोर्ट करना है, इन्होंने सिर्फ अपने बॉर्डर को का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उनको आने नहीं देना। कोई वहाँ पे जो मुहाजिरीन आएंगे उनका क्या होगा, इनकी किसी चीज़ के बारे में कोई ऐसी फिलहाल हिकमत अमली इन्होंने वाजे नहीं की, जो कि बहुत अरसा पहले हो जानी चाहिए थी।
तो लेकिन इनके तालिबान के बारे में जो ये तालिबान की जो जनरेशन इस वक्त मौजूद है, ज़ाहिर तालिबान को बने हुए तो एक तवील अरसा हो गया, तकरीबन 25 ईयर्स प्लस का अरसा उनको हो चुका, लेकिन तालिबान की जो अब अगली जनरेशन है मुल्ला उमर के बाद की जो वहाँ पे आई है, अगर आज वो लोग सारे एक तरह से पावर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब निगोशिएट भी इन्हीं के साथ हो रहा है। तो इन लोगों के साथ जो निगोशिएट हो रहा है, कोई टर्म्स आपस में तय हुई हैं। अब वो ईरान भी जाके आप देखेंगे, तालिबान ईरान भी उनका एक डेलीगेशन गया और वहाँ पे भी उन्होंने जाकर मामला तय किए हैं, यानी नॉर्दर्न अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ भी मुज़ाकरात हुए, उनके भी वो जारी है, चाइना के साथ भी हुए हैं। तो इसका मतलब है कि असल असल वहाँ पे जो इस वक्त जो निगोशिएटिंग फोर्स है और जो एक प्रोस्पेक्टिव एक आगे एक इक़्तिदार में आने वाले कोई लोग हैं, तो वो यही हैं। इसलिए और इनका इनका अभी तक इनकी जो मिलिटेंसी है उसके अंदर भी जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर इनकी ऑक्यूपेशन बढ़ती जा रही है और वहाँ पे जिस तरह से लोग जो हैं वो हुकूमती फोर्सेस जो हैं वो उनको मुज़ामत नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि जो मुकामी सपोर्ट है वो भी कई जगह पे तालिबान के साथ है, क्योंकि तालिबान की अपनी जो तादाद के लिहाज से जो फौज है वो तो हुकूमती फौज से कम है काफ़ी, वो तो तकरीबन कोई चौथा पांचवा हिस्सा है, लेकिन तालिबान को जो मुकामी वॉरलॉर्ड्स की सपोर्ट हासिल है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे तालिबान जो है वो एक तरह से अपनी एक मुकामी मज़ामत की सलाहियत उनके पास मौजूद है। तो ये एक उनके पास एक पॉजिटिव चीज़ भी है और वो अल्टीमेटली डिटर्मिन्ड है कि उन्होंने अब काबुल के ऊपर काबज होकर ठहरना है, इससे पहले वो कहीं जगह पे ठहरेंगे नहीं। अब मेरा अपना ख्याल है कि काबुल पर अभी स्टेट पे कब्जा नहीं करेंगे। अच्छा, अभी बहुत से काम जो है ना निगोशिएशन जारी हैं। अच्छा, वो हो भी सकता है, लेकिन इसमें अभी आपने कहा है कि इनको बहुत सी हिमायत हासिल थी, ये तो हो गया वार लॉर्ड्स का हो गया, या उनको जो मिलिटेंट्स हैं उनको, क्या बाहर से भी कोई हिमायत हासिल थी उनको? तालिबान को इस वक्त मेरा तो ख्याल है अमेरिका की हिमायत भी हासिल है अच्छा, तालिबान को। अमेरिका के जाने से पहले, अमेरिका के जाने से पहले उनको पाकिस्तान से सपोर्ट थी उनकी, तालिबान को पाकिस्तान की सपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की बड़ी अरसे से एक ख्वाहिश है कि तालिबान को अगर इनकी वहाँ पे हुकूमत आ जाती है और इनकी पसंद के जो वहाँ पे तालिबान की क़यादत है अगर वो इक़्तिदार में आती है तो दे आर हैप्पी टू ब्रिंग देम। सब सीधा कहिए गुड़ तालिबान जो है, मतलब गुड तालिबान जो है, जी 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 गुड तालिबान है, लेकिन जो बड़ी कॉम्प्लेक्स सूरत हाल है वहाँ, अगर आप ये कहें कि सिर्फ सिंपली इतनी बात है, वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है। अब इसके लिए आप देखेंगे टीटीपी जो है, टीटीपी का इन्होंने तो दावा यहाँ पे ये किए रखा है कि टीटीपी और अफगान तालिबान के अंदर बड़ा फर्क है, लेकिन उनके अंदर फर्क नहीं है। अल्टीमेटली उनका सारी चीज़ों में आपस में मुशावरत और आपस में उनका एक जो एक वननेस है वो तो मौजूद है वहाँ पे, वो एक ही है। इसके लिए आपने देखा कि पाकिस्तान के कई शहरों में, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, कोयटा में, पेशावर में और कई छोटे छोटे शहरों में तालिबान के हक में मुजाहरे भी हुए। तो ये वही ये सारे वही लोग हैं जो तालिबान के साथ ज़ाहिर अटैच हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कोई उन्होंने वो जो फेंस लगाई है कोई फेंस क्रॉस करके आना है, तो इसलिए वो इधर मौजूद हैं। तो अगर कल को कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो जो कि मैं समझता हूँ जो कि एक बड़ा इशू जो कि आएगा इनको, वो इशू तो इनको आएगा जब इनके साथ वो एक ड्यूरेंट लाइन का इशू स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर वहाँ पे एक जो वो डिस्प्यूट उठेगा, तो उसके ऊपर तालिबान कॉम्प्रोमाइज शायद बिल्कुल ना करें कि उनका जो क्लेम है तो उसके इव्ज हो सकता है कि वो उसके इव्ज पाकिस्तान से कुछ ऐसी मुराद मांगे, वो पाकिस्तान से कुछ ऐसे सहूलियात मांगे जिसके लिए सबसे बड़ी अहम सहूलत उनकी यही हो सकती है कि उनको पाकिस्तान की पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और उसके लिए जो वो बाई रोड जो आ सके सिलसिला, उनका सबसे बड़ी तो उनकी सहूलत यही हो सकती है। ऐसा नहीं, आपने देखे ना मराज का जिक्र किया, आपने ड्यूरेंट लाइन का जिक्र किया, उसको तो वो बैंड नहीं कर सकते। इवन मुल्ला उमर जो इनका अपना आदमी था, उसने भी इख्तियार आकर कहा था ये नहीं, इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते, ये हमारा अटक तक तो कम से कम जेल में तक तो समझते हैं अटक तक तो वो कहते हैं कि वहां तक तो हाँ जी बिल्कुल ये इस पर बात आएगी। दूसरी बात ये आपने कहा जी भाई उनको हमायत हासिल थी पाकिस्तान की। मुझे एक सवाल किया गया पिछले दिनों, मैं जवाब देने वाला था, तो अभी आपके साथ हो रहा है, आपसे सवाल कर लेते हैं। वो कहते हैं, किसी ने पूछा जी भाई तालिबान को असला कहाँ से आता था? अभी ज़ाहिर भी अफगानिस्तान में तो अगर फैक्ट्रियां हैं भी असले की, पहली बात तो है नहीं है, अगर हैं भी ये जदीद असले की हैं तो वो ज़ाहिर वो जो गवर्नमेंट है वो तो नहीं तालिबान को देती होगी, तो कहाँ से असला आता है?
देखिए, तालिबान को असले के लिए जो मौजूदा तालिबान की खेप है, ये मुल्ला उमर वगैरह से फ़र्क लोग हैं। इनका इनके कंपैरेटिवली जो सोच है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा जहाँ पे फंडामेंटलिस्ट है, वहाँ पे साथ साथ थोड़ी सी बिजनेस के हवाले से प्रैग्मेटिक भी हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जो ख्वाहिश है वो सिर्फ खुद कुछ धमाके और तोपो तफंग नहीं है, वो काबज होना चाह रहे हैं इक्तदार पे। वो अफगानिस्तान को अपने काबू में लेके आना चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर उनकी हुकूमत का कायम हो। तो अगर अगर उनके इस किस्म के ख्यालात और ख्वाहिशात हैं, तो उसके लिए उन्हें जहाँ जहाँ से भी इमदाद अवेलेबल होगी वो लेंगे। वो ईरान से आती है तो भी ठीक है, वो इंडिया से आ जाए तो भी ठीक है। वो पाकिस्तान अगर नहीं करेगा, वो पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड नहीं करते बहुत ज़्यादा बहुत सी चीज़ों पे, क्योंकि पाकिस्तान का सवाल मेरा ये था कि जब अमेरिका मौजूद था, लड़ रहा था, और ये अमेरिकन लीडर्स हैं, उन्होंने शिकायत भी किया है कि हम तो असला देते रहे, पैसे देते रहे पाकिस्तान को, तो उसका एक बड़ा परसेंटेज जो है ना वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि पाकिस्तान क्या उनको असला देता रहा है? जी, अब पाकिस्तान कोई उनका ट्रस्टवर्दी अलाई नहीं रहा अमेरिका का। अमेरिका ने इसकी बारहा इस बात का जिक्र किया है कि हम पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनके ऊपर अफगान इशू के हवाले से ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये एक तरफ हमसे पैसे लेके हमारे साथ कुछ कमिटमेंट करते थे, दूसरी तरफ जो है भगा भी देते थे। अब ओसामा बिन लादेन के बारे में वो हमेशा से इनकारी रहे हैं कि भाई वो हमारे पास है, या हमें उसके बारे में कोई इल्म है। हालांकि वो था ही इस्लाम, वो बिल्कुल एबटाबाद में उनके पास मौजूद था। तो ये बात मुझे और याद आई है, एक देखिए ना, अमेरिकन ने कहा था, जो ट्रम्प साहब ने ये कहा था कि हमने 33 बिलियन दिया है पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान वालों ने कहा जी हमने 33 नहीं, हमारे खजाने में तो 18 बिलियन आया, तो बाकी 15 किधर गया? हाँ 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 जी जी, ये सवाल भी आ रहा है। ये ठीक है। उस पैसे के अंदर काफी ज्यादा इस किस्म की हेर फेर होती रही है। वो अफगान वॉरलॉर्ड्स को अमेरिकी डायरेक्ट भी देते रहे हैं, थ्रू पाकिस्तान भी देने की कोशिश करते थे। पाकिस्तान के अफवाज ने, बहुत सारे लोगों ने, जर्नैलों ने, बहुत सारे लोगों ने खाया पिया भी बहुत है उसमें से। तो ये अफगान वॉर जो है, ये सारी की सारी पाकिस्तानी फौज के लिए और इनके मुजाहिदीन के नाम पे कमाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी एक फॉर्चून थी, जिसके अंदर बहुत से अफराद ने और इदारों ने बड़ा माल बनाया है। तो ये तो एक माल, अमेरिकी माल तो खाया गया बहुत सारा। कुछ जर्नैल इस तरफ और सीक्रेट सर्विस के आदमी इस तरफ और कुछ उस तरफ, वो अमीर हो गए, जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैंने वो लिखा भी था कि मेरे एक जब मैं जेल में था 1983-4 में, तो उस वक्त मेरे साथ जेल में कुछ लोग, एक ब्रिगेडियर और 2-3 मेजर, एक कर्नल और एक कैप्टन, ये सजा होके आए थे, ये वहां से कोर्ट मार्शल होके आए थे। तो इनके ऊपर एक्चुअली एलिगेशन ही ये था कि जो अफगान एक असले के ट्रक जो थे, वो इन्होंने ट्रकों के ट्रक बहुत सारे जो थे ना वो गायब किए थे। फिर वो जनरल सवार खान होते थे उस वक्त, जनरल सवार खान की सिफारिश के साथ जो था उनकी फिर वो बेलें हो गई, तो वो पैसा सारा खा पी गए, बल्कि वो जेल में बैठे। क्योंकि हम उनके साथ बैठे, मैं भी बी क्लास में था, वो भी वहीं थे, तो हम शाम को ताश इकट्ठे खेलते थे, गपशप इकट्ठे होती थी, इश्यूज के ऊपर बातें होती थी। तो उस वक्त जो आपने जेल का जिक्र कर दिया, नाज़रीन जरूर जानना चाहेंगे भी आप जेल में क्यों गए थे? जी हाँ, मैं तो कॉन्स्पिरेसी केस था, एक ज़ाहिर जनरल ज़ियाउल्लाह के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी केस था, लीबिया कॉन्स्पिरेसी केस मशहूर था। तो मैं उस हवाले से अरेस्ट हुआ था, तो 3.5 साल 3.25 साल मैं जेल में रहा था उस वक्त। तो ज़िया को डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे, सीधी सी बात है, खिलाफ थे। जी 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 उनके खिलाफ थी। जी, ज़ियाउल्लाह के मार्शल लॉ के खिलाफ हम एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के हवाले से अरेस्ट हुआ था। चलिए आप आगे जाइए। तो ये तो उस वक्त जो एक जेल के अंदर ये लोग बैठे हुए थे, तो ये अपनी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने के प्लान किया करते थे, ये जो मैं आपको जिक्र किया जिन फौजियों का। तो ये तो एक थे, लेकिन वो हमें बहुत सारी स्टोरियां सुनाते थे ऐसी, जब हम बैठे उनके साथ बातें कर रहे थे कि वो माल बड़ा आ रहे हैं जी, माल तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो माल तो बना रहे थे बहुत ज्यादा, ये तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि माल तो बन रहा था। तो जाहिर है कि एक खासतौर पे इस किस्म का माल जो आ रहा है कि आप, हमारे तो लोग जो है वो जल्जले के लिए आया हुआ माल नहीं छोड़ते, जल्जले की आई हुई इमदाद नहीं छोड़ते। तो ये एक दहशतगर्दी के नाम पे आने वाले पैसे हैं, इनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई ऑडिट अकाउंट नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। बस वो असला आया चला गया, कुछ लुट गया, कुछ छिन गया, कुछ चल गया, खत्म, सारी हर चीज आ गए, धुआं हो गई, खत्म हो गई। के एक तो ये पैसे तो खा गए। आपके शहर का ही साफिया है, लाहौर में रहता है, तो उसने कहा
कल परसों तरसों की बात है, उसने कहा भाई जब इन्होंने कहा पाकिस्तान वालों ने भी हमारे खजाने में तो इतने आए हैं, 15 बिलियन का हिसाब नहीं है, तो फिर उनको कहा कि चुप कर जाओ, कहीं बड़ों के नाम आ जाएंगे, बहुत बड़ों के नाम आएंगे, जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जी जी में जंग है, गरीबों के बच्चे शहीद होते हैं, लेकिन जो कुछ बड़े हैं ताकतवर हैं, गरीबों को बिल्कुल इस्लाम का नाम लेके, मजहब का नाम लेके, जन्नतें दिखा के, उनको चीजें करके उनको शहीद कराते हैं। और ऊपर वाले सारे ऐसे माल, क्योंकि सारी जंग तो इनको पता था कि ये जंग एक सारी एक बिजनेस भी देगी। और जनरल जियाउल्लाह ने जब मुजाहिदीन वगैरह बनाए तो उसको तो जहन में था कि ये उसके इक़्तिदार को भी तमाम देगी और माल भी आएगा। लेकिन फिर बाद में जब ये तालिबान तक नौबत आई तो जनरल हमीद गुल वगैरह का सारा फिनोमेना जो जब इसके अंदर एंटर होता है, तो उस वक्त तो फिर माल की रेल पेल रही है बहुत ज्यादा, उस वक्त तो माल की बड़ी रेल पेल रही है। तो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, उसमें मेरा मतलब ये था कि क्या, जब पूछा था भी क्या छोड़कर गया है, तो उसका मतलब ये था कि क्या कोई अफरा तफरी छोड़ कर गया है, कोई गेम प्लान गया है छोड़कर, या कोई कहते ना एक कोई जाल बिछा कर गया है, ग्रेट गेम का हिस्सा तो नहीं बन जाएंगे हम, और क्या ये तो नहीं हो सकता कि पाकिस्तान किसी ग्रेट गेम में फंस जाए? देखिए जी, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, मैं समझता हूँ एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो ये है कि अब इस रीजन में अमन के इम्कानात बहुत कम हैं। जिस किस्म क्योंकि जितनी फोर्सेस यहाँ पे, ये सारा खिता जो है ये एक बड़ा एक जंग का एक बड़ा एक 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 बॉइलिंग पॉइंट होगा, और यहाँ पे काफी सारे इस किस्म की मार धाड़ का अगला दौर आने वाला है। उसके अंदर क्योंकि एक तो है कि ये जो तालिबान जितने भी मॉडरेट हो जाएं, जितने भी एक तरह के टॉलरेंट हो जाएं, लेकिन कुछ हदूद हैं जहाँ पे इनके साथ कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएशन नहीं हो सकती। वो इनके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स हैं, वो इनके तंग नजरी है, जहाँ पे क्योंकि ये डेमोक्रेसी को ये नहीं मानते, खिलाफत एमरेट और जो अमरात इन्होंने वहाँ पे लेके आनी। अगर ये अब एमरेट के लिए उस तरीके से करेंगे कि इनकी खिलाफत होनी चाहिए, वहाँ पे सारा सिलसिला होना चाहिए, तब उसके साथ अब कौन कॉम्प्रोमाइज करेगा? अल्टीमेटली तो चीज़ें सारी उसी डायरेक्शन में जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट शार्प होती जाएगी। जैसे जैसे रिलीजियस फोर्सेस इन्वॉल्व होती जाएंगी, वो मजीद एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाते जाएंगे, और अल्टीमेटली ये ब्लो अप होगा तो ये एक्सट्रीम जैसे एक पहले था उसकी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, उसी की अक्कासी होने लगेगी यहाँ पे। तो ये एक यहाँ पे एक इस तरीके से अगर अमेरिका वहां से निकल के गया है इस वक्त, क्योंकि एक तो अमेरिका का जो है वो काफी बड़ा एक तरह से माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन अमेरिका जो है वो अब समझते हैं कि यहाँ से इस जंग को जो है वो अब मजीद चलाना जो है उनके लिए एक बर्डन ही है। अब इसमें जो आप देखिए कि जो पॉलिसी इस किस्म की पाकिस्तान या बहुत सारे लोग ये चलाते हैं कि अमेरिका वहां से शिकस्त खा के निकल गया। अब ये एक पॉलिसी अपने तौर पे कि अगर अमेरिका वहां से शिकस्त खा के निकल गया तो इसका मतलब ये है कि इन यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर वो तालिबान हों या कोई मुजाहिदीन हों या कोई और हों, यहाँ पे कोई भी बड़ी ताकत जो आगे ठहर नहीं सकी, वो अल्टीमेटली शिकस्त खा के गई है। क्योंकि रूस आया था, वो भी कहते हैं शिकस्त खा के चला गया, अमेरिका है वो भी चला गया। ये बात एक अपने तौर पे पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए भी एक थ्रेट है एक तरह से, कि जब आप ये कहते हैं कि अमेरिका यहाँ से शिकस्त खा के चला गया, तो फिर आप कोई उनसे बड़े भी सूर में तो नहीं है आप अपने असले में, अपनी चीजों में, कि अगर वो शिकस्त खा के चला गया तो कल अगर आपके ऊपर बुरा वक्त आएगा तो आप कैसे हैंडल करेंगे? अगर आप समझते हैं कि वो इतने ताकतवर हैं। इसको थोड़ा मैं डिफरेंटली पेश करता हूँ। मसलन कहा जाता है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बज़ाहिर दोस्ती जो है चल रही है, उसकी एक बड़ी बुनियाद ये है कि पाकिस्तान के पॉलिसी साझेदारी समझते हैं कि पहले कहा जाता था कि इंडिया को 2 फ्रंटल वॉर का चांस हो सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को 2 फ्रंटल वॉर जो है ना वो पेश आ सकती है, एक मगरबी सराहत से, एक मशरकी से। तो इस लिहाज से उन्होंने सोचा कि एक साइड पर जो है ना हम चीज पर कर लेते हैं। तो क्या ऐसा इम्कान हो सकता है कि अफगान साइड से कुछ गड़बड़ हो जाए इधर? देखिए, इंडिया हर हालत में फ्लेक्सिबल होके भी वो तालिबान की सपोर्ट करेगा, उसके लिए बॉर्डर बंद करें, उसके लिए चीजें बंद करें, वो सपोर्ट करेगा। कल को अगर तालिबान के साथ हमारा ये टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है तो फिर इंडिया की तरफ से प्रेशर आने का इम्कान मौजूद है कि फिर पाकिस्तान को हार्ड टाइम देने के लिए अगर उधर अफगानिस्तान अपना फ्रंट खोले, इधर इंडिया की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो जाए, तो फिर डिफिकल्ट सिचुएशन में पाकिस्तान एंटर हो जाता है। तो ये सूरत हाल पैदा होने के इम्कान, इसको कहा जाए कि ये बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है।
ऐसा होने का इम्कान यकीनन वहाँ पे है। जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके बारे में वक्त से पहले कहना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए जब वहाँ पे तालिबान जो है वो अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन उनको मुसलसल इस वक्त उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कोई ऐसे कोई पीस ट्रीटी के ऊपर साइन कर लें जिसके साथ उनको शराकत उनको दे दी जाए, लेकिन वो तालिबान अभी तक किसी किस्म की शराकत पे इक़्तिदार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मुकम्मल होली सोली जो है वो अपना इक़्तिदार चाहते हैं। तो शराकत का मतलब तो ये है कि फिर वो अफगानिस्तान पे काबज उस तरीके से काबुल पे काबज ना हो, उसमें ताकि वो सिर्फ दो तीन चीजें और आती है जो आपने पहले कहा था, आइडियोलॉजिकल जो उनका स्टैंड है ये उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता ना, क्योंकि डेमोक्रेसी को वो मानते नहीं है। यहाँ पर ताकत का मतलब ये हुआ कि आप जो अफगान गवर्नमेंट है उसको तस्लीम करते हैं और आप उसके हिस्सेदारी कर रहे हैं, उसके साथ हिस्सेदारी करेंगे। एग्जैक्टली वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं हो सकती। जी नहीं होगा। आइडियोलॉजिकल जो है ना वो शिफ्ट नहीं करेंगे। अगर वो शिफ्ट करेंगे ये बिल्कुल मेरी जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी तालिबान लीडर जो है वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट नहीं कर सकता। गो इन ओवर द इयर्स दे हैव लर्नड डिप्लोमेसी एंड बहुत सी चीजें सीखी हैं उन्होंने, ठीक है, सीख लिया उन्होंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने जो मेन गोल है उसे शिफ्ट करेंगे। हैविंग सेड दैट, मुझे डर ये नजर आता है कि वो पाकिस्तान को, उनको पता है पाकिस्तान की पोजीशन भी क्या है, तो अगर जो कुछ उन्होंने स्कोर करना है गोल या जो कुछ उन्होंने अचीव करना है, मे बी वो सोचेंगे दिस इज द राइट टाइम। देखिए उनके उनकी जिस तरह से वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते उसी तरह से वो सरहदों को भी नहीं मानते। वो तो इंटरनेशनलिस्ट हैं कि भी पूरे मुल्क के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अल्टीमेटली उनका एक राज कायम होगा, बालादस्ती कायम होगी। इसलिए उनके वहाँ तो कोई भी चीज़ अल्टीमेटली अगर आप कहा जाए कि उनके साथ कोई निगोशिएट हो सकती है वो बड़ी मुश्किल काम है। आप कोई बड़ी टेम्परेरी कोई 2 महीने 4 महीने का कोई अरेंजमेंट तो उनके साथ बना सकते हैं किसी वजह से, कोई लालच दे के, कोई दबाव डाल के, लेकिन अगर आप ये कहें कि उनके साथ कोई ऐसा अरेंजमेंट बनाया जाए परमानेंट कि जिसके अंदर वो अपने उस आइडियोलॉजिकल जो उनकी एक जो जो सारी असास है उसको कॉम्प्रोमाइज का करें, वो उसके ऊपर तैयार नहीं होंगे उस तरीके से, क्योंकि वो उसमें घाटा है उनको। अगर फायदा हो तो शायद हो जाए, लेकिन उसमें फायदा नहीं है उन्हें। इसलिए उनकी उनकी तो सरहदें ही नहीं, ग्रेटर अफगानिस्तान का तो ऑलरेडी एक नजरिया इन प्लेस है ही है, लेकिन वो तो पूरी दुनिया को एक तरह से बॉर्डर्स की नेशन स्टेट वाली थ्योरी को मानने वाले लोग नहीं है। तो ये एक ये दो चीजें जो हैं, ये चीजें अलकायदा में भी, दाइश में भी और तालिबान के अंदर भी कॉमन है कि ये उस पर दाइश पर भी आने वाला हूँ और अलकायदा पर भी। पहले इससे ये पूछना चाहूंगा कि आपको पता है कि जो काबुल एयरपोर्ट है उसका दिफा जो है या निगरानी है या हिफाजत है वो तुर्की वाले करेंगे, ठीक है जी। और ये भी है कि तालिबान ने कहा जी आप प्लीज स्टे आउट ऑफ इट, क्योंकि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप करें कि हम आपसे लड़ें। तो ऐसी स्थिति में अगर तुर्की जो है दिफा करता है तो और काबुल पर कब्जा हो जाता है तालिबान का, तो ज़ाहिर वो कब्जा चाहेंगे कि पूरे जो एयरपोर्ट है वो भी उनके कंट्रोल में आए, वरना तुर्की का जो कंट्रोल है वो तो नेटो का कंट्रोल हुआ है से। अभी आप देखिए कि एक दिन पहले 2 दिन पहले एक ट्वीट आई है अफगान नायब सदर की, उसने उसके अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स को इस बात की तंबीह की है कि उसने कहा जी मुझे सबूत मिले हैं इस बात के कि आप अपनी एयरफोर्स को तालिबान की सपोर्ट में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर वो अफगानिस्तान के ऊपर आई तो हम आपके जहाज़ों को माल गिराएंगे। ये एक टेंशन हुई है इनके अंदर इस बात के ऊपर। इमरान खान अभी जब गए हुए थे तो उनके साथ इस बात के ऊपर काफ़ी तलकलामी भी हुई है इन्हीं चीज़ों के ऊपर। तो इन्होंने कहा है कि हमने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा जी मैं आपको सबूत दे देता हूँ, आप उसने कोई सबूत वगैरह भी दिखाए हैं इनको। तो ये एक टेंशन का सिलसिला एक तरह से बना है कि अंदर खाते में जो पाकिस्तान की तालिबान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है उसने उसके एक्सपोजर से इनकी जो गैर जानबदार हैसियत है पाकिस्तान की वो एक तरह से एक्सपोज हो गई है कि इनको कि ये गैर जानबदार नहीं है। इनका झुकाव जो है वो अल्टीमेटली हुकूमत अफगानिस्तान के खिलाफ है और तालिबान के हक में ये अल्टीमेटली तालिबान को लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे इनके पसंदीदा अच्छे तालिबान मौजूद हैं। तो ये आपको पता होगा कि चाइना के साथ जब इनके मुज़ाकरात हुए तो उसमें बात ये भी आई कि हमें ड्रोन चाहिए, तो उन्होंने कहा जी ड्रोन तो अगर हम, पहली बात है हम अभी नहीं देंगे, आप नहीं दे सकते, अगर देंगे भी आपको तो उनको ऑपरेट कौन करेगा। उन्होंने कहा जी हम सीख लेंगे, अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं है, हमारे पास पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। ये बात भी कही गई है।
मतलब पाकिस्तान के हाँ, पाकिस्तान के तो ज़ाहिर है जनरल्स ने, कमांडर्स ने उनको ट्रेनिंग भी दी थी, कि किस ज़माने में उनको ट्रेनिंग देते रहे हैं। हमीद गुल ने तो इसका इतराफ़ भी किया है बहुत जगह पे कि जी हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे हमारे फौजी जाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको जाके हर तरह की नए असले के साथ उनको जो है वो ट्रेन किया जाता है। तो ये चीज़ें तो यकीनन उनके पास ये एक सिलसिला है, ये उनके हाथों में। लेकिन अफगानिस्तान के साथ सारी सूरत हाल जो है, इसमें जो जो तशवीश की बात है वो ये है कि हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने की बजाय वो वहाँ पे सिर्फ एक रूलिंग हुकूमत, कौन सी हुकूमत अपनी लेके आनी है, इसी चक्कर में लगे हुए हैं। ये इन्होंने अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे एक्सपैंड नहीं किए, इन्होंने उनके साथ इकोनॉमिक टाइज उस तरीके से एक्सपैंड नहीं की, जो कि ज़्यादा अच्छी राह है कि अगर आपने अफगानियों के साथ एक अच्छा रिलेशन चलाना है और उनके साथ एक अच्छा एक आपको है कि उनके साथ हमारा एक पड़ोस पड़ोस में है, तो आना जाना भी हो और एक फ़ायदे का बात हो, तो उसके लिए ट्रेड बढ़ाने की ज़रूरत है। वहाँ पे अवामी लेवल पे ट्रेड को कॉमन करने की ज़रूरत है, वो नहीं हो रही। वहाँ पे एक सकाफती सिलसिले को एक्सचेंज करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ड्रामे, म्यूज़िक, फिल्म, इन चीज़ों को एक दूसरे को प्रमोट करने की ज़रूरत है। वो काम नहीं हो रहा उस तरीके से। सैर तफरी को, सियाहत को बढ़ाने की ज़रूरत है, वो भी नहीं वहाँ पे हो रही। तो ये एक मैं समझता हूँ अपने तौर पे जो है, इससे एक फ़ायदे की बजाय उल्टा हम एक नैरो डाउन किए जाते हैं अपने रिलेशनशिप को। तो हमारा जो रिलेशन है वो एक तरह से नैरो होता जाता है। तो इस नैरोनेस से निकलने की ज़रूरत है। इस नैरोनेस से जो है वो हमें एक डेमोक्रेटिक, अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक, अगर पाकिस्तान को मदीने की रियासत ही बनाना है तो फिर तो मदीने की रियासत जो है वो एक तालिबान की रियासत के साथ जो है वो इलाक़ करेगी। दो इस्लामी भाई आपस में जो है वो कोई मुआहदे करेंगे, तो वो कोई आपस में उनका कोई सिलसिला होगा, उससे एक टेंशन और जहालत दोनों चीज़ों में इजाफा होगा। मैं समझता हूँ अगर इस तरीके की लाइन ली इन्होंने, अगर ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर मजहबी लाइन को टो करके वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म को बढ़ा के खुद ये यहाँ पे बचे रहेंगे, इन्हें अपने पिछले 35 साल एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए कि पाकिस्तान उस आग से बच नहीं सका और ना ही ये अब इनकी फेंस से बचा सकती है, क्योंकि वो फेंस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है अब। वो तो चीज़ें सारी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं, जहाँ से उसको एक तरह से काबू में लेके आना पड़ा। क्रॉस करना चाहें तो कौन सी कितनी देर लगती है? अच्छा, बात इसमें ये आती है कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी साझेदारे हैं, क्या उनके जहन में वो खपत जो है ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला, वो किसी न किसी तरह मौजूद है? अभी वो जा नहीं रहा। मैं बात समझा नहीं, सवाल दोहराएं। जो अफगानिस्तान में वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ लेना चाहते थे 90s सालों में, नजर आता है कि वो किसी न किसी तरीके से वो अभी गया नहीं उनके जहन से। वो तालिबान आ जी जाए। अफगानिस्तान में अपनी पसंद की हुकूमत बनाने का इनका ड्रीम जो है वो हर वक्त चलता रहता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो हमारी मर्जी से हो। अब भी इनके बयान आप देखा करें कि किसी माई के लाल की जरूरत है कि वो वहां पे अपनी मर्जी से हमें इग्नोर करके कोई तब्दीली लेके आए। अब आप इस तरह की चीजें जब सोच रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर, ये वजीर इत्तलात ने कहा था पिछले 2 दिन पहले कि किस माई के लाल में हिम्मत है कि वो वहां पे हमारे पड़ोस के अंदर अपनी मर्जी की तब्दीलियां लेके आएगा। यानी आप अपनी मर्जी की हुकूमत लेके आने के लिए या अपने उस तरह के हालात बनाने के लिए आप मुज़िर हैं। आप उसके अंदर जिद आपने लगाई हुई है कि आप क्या वही वो सिर्फ वही काम अलाउ करेंगे जो आपकी मर्जी का होगा। आप अफगान लोगों की आज़ादी के लिए वहाँ पे अफगान एक डेमोक्रेटिक सूरत पैदा करने के लिए सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि आप सिर्फ वहाँ पे उस मुट्ठी भर लोगों को लेके आने के लिए तैयार हैं जो आपके ख्याल में अच्छे हैं क्योंकि वो आपके हक में हैं। तो ये एक तरफ दावा ये भी करते हैं कि हमारा उनसे कोई तलक नहीं है, उस तरफ साथ ये भी गैर जानबदारी भी बरकरार रखते हैं, गैर जानबदारी भी अपनी बरकरार रखते हैं, कहने के लिए शोर मचाते रहते हैं कि हम गैर जानबदार हैं, हमारा उनके अंदरूनी मामला से कोई दखल नहीं है। लेकिन जब कोई वहाँ पे अंदरूनी तब्दीली आने लगती है फिर कहते हैं कोई माइकल लाल लेके आगे दिखाए हमारे बगैर। ये एक कंट्रडिक्शन है हमारी दाखिला पॉलिसी में कि जो जाहिर बार बार होती रहती है, रोजाना जाहिर भी होती है कि जो कह रहे हैं उसके इल्म, उसके अमल और कहने में तजाद है। ये सुहेल वराइज का फिक्रा कि ये तो खुला तजाद है। क्या ये बड़ा तजाद है इसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो तुर्की वाली बात मैंने की थी भी, अगर वो जिद रहते हैं तो बेचारे कि फिर तुर्की वर्सेस तालिबान हो जाएगा।
अगर कंट्रोल जो है एयरपोर्ट का तुर्की के पास रहता है, जी जी, वो जिद रहते हैं कि हमारे पास ही रहेगा, तो तालिबान इसको कबूल तो नहीं करेंगे, तो फिर ज़्यादा कि लड़ाई जो है हो जाएगी तालिबान वर्सेस। अभी तो वो ऑप्शंस आएंगी, कैसी कैसी ऑप्शंस आती हैं, तुर्की उसमें कहाँ तक इन्वॉल्व होने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने जाके ईरान के साथ भी मुज़ाकरात किए हैं, अब ये ईरान को भी बीच में फ्रीक बनाएंगे, तो उसके अंदर कौन कौन फ्रीक होगा, वो किस तरीके से एक, अगर कोई इस किस्म का एक बामी एक को एग्जिस्टेंस का कोई इस किस्म का पीस प्लान तैयार होता है, तो वो कब तैयार होगा, वो कैसे वो उसको वो काबिल अमल होगा, ये एक वक्त के साथ इन चीज़ों की डेवलपमेंट होगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि इसके लिए तालिबान का असल इरादा क्या है और पाकिस्तान का असल इरादा क्या है, क्योंकि अफगान हुकूमत जो है इस वक्त, वो इस वक्त काफ़ी एक तरह से आइसोलेशन का शिकार है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं इस वक्त, उनके जो जवान हैं वो कई हवालों से भाग रहे हैं, कई लोगों से इस बात का भी पता चला है कि तालिबान जो है वो अफगान फौज जो है उनको वो डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनको वो जाके ऑप्शन दे देते हैं कि जी आप इनके लिए ना लड़ें, ये तो हमारी आपस की लड़ाई है, आपकी अगर नौकरी है तो आप ये पैसे पकड़ें। अफगान पैसे भी दे रहे हैं, तालिबान उनको पैसे भी दे रहे हैं, इस तरह की न्यूज भी आ रही हैं। तालिबान के पास पैसे की कमी नहीं है, नहीं है, जी जी, बिल्कुल कमी नहीं है, तालिबान के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, जी जी। सोर्सेस जाहिर है वो भी अब एक तवील अरसे से एक अफगानिस्तान के मखसूस हिस्से के ऊपर काबज चले आ रहे हैं, 20-25 साल से वो अफगानिस्तान के बड़े हिस्से के ऊपर काबज भी हैं, और इसके अलावा उनको दूसरे ममालिक से सपोर्ट भी हासिल है, कि खासतौर पे इंडिया वगैरह भी है उसके अंदर, कुछ पॉकेट्स को पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान डज नॉट लाइक टू बी आइसोलेटेड मैं इंडिया का फ्रॉम आपने दिस। कह दिया, नेक्स्ट सवाल मेरा इंडिया का ही था। इस सारी सिनारियो में आप इंडिया का क्या रोल देखते हैं? देखिए, इंडिया का जो अफगानिस्तान के अंदर रोल है वो उसके दो इंटरेस्ट हैं, मैं समझता हूँ। एक तो उसके अफगानिस्तान के साथ एक ट्रेड के इंटरेस्ट हैं, दूसरे उसके अफगानिस्तान के साथ जो भी मिलिटरीली जो रिलेशनशिप है वो सारा का सारा पाकिस्तान फोकस्ड है, उसके अंदर वो अफगानिस्तान को नहीं देखते, वो पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान इसके अंदर कहाँ पे स्टैंड करेगा। अगर पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए उनको पैसे लगाने पड़ते हैं, अपनी फौज की असिस्टेंस देनी पड़ती है, दे विल डू इट। लेकिन बाकी अगर कहा जाए कि अफगानिस्तान के अंदर उनका कोई बराह रास्त कोई गेन होगा, वो मैं समझता हूँ उसका पॉसिबल वो इम्कान नहीं है, उस तरीके से उनकी जोग्राफिक पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो अफगानिस्तान में अपना उस तरीके से इन्फ्लुएंस रखें। वो सिर्फ उनको पाकिस्तान या ट्रेड का सिलसिला हो सकता है, या फिर फौजी सूरत हो सकती है जिसके अंदर पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा हार्ड टाइम देना मकसूद हो सकता है। एक देखो, खबर इस तरह की है कि अमेरिका जी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है। वही अमेरिका वाले कह रहे हैं कि इंडिया जो है वहाँ पर अफगान गवर्नमेंट को स्टेबलाइज करने के लिए, मदद करने के लिए जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए जो इंडिया की फौज आएगी आप उसको रास्ता दें, राहदारी दें। इन दूसरे जी जी जो जिस तरह अमेरिकन गे से, इसी तरीके से इंडिया की जो फौज है वो भी बरसता पाकिस्तान अफगानिस्तान में जाए। पाकिस्तान इस पर तैयार नहीं होगा, तो आप क्या जी जी, कहते हैं ये पाकिस्तान मेरा की? ख्याल है कि ये दबाव तो, देखिए, जब अफगानिस्तान वाले ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करेंगे, जब वो खैबर तक आने की बात करेंगे, तो उसका मैंने पहले भी अर्ज किया था कि उसका अगर कोई कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज होगा तो वो यही होगा कि जी आप ये हमारा ये ट्रेड रूट ओपन करें, ये हमें बनाने दें, और ये हमारा ये ट्रेड रूट जो है ये सारे बाहर की हमारी ओपनिंग्स होंगी। ज़ाहिर है जब वो किसी समुद्र के किसी हिस्से में आके उतरते हैं तो इंडिया के साथ उनकी आसानी हो जाएगी फिर वहां से आना जाना उनके लिए। गवादर में ही अगर वो गवादर में ही आए तो गवादर से भी इंडिया कोई बहुत दूर नहीं है, कलकत्ता और दूसरे सारा समंदर से दूर नहीं होता उनसे, तो उनकी ट्रेड स्टार्ट हो जाती है। यकीनन उनको राहदारी का पाकिस्तान के साथ उनका हमेशा यही एक अहम मुतालबा है कि हम एक लैंड लॉक स्टेट हैं, हमें रास्ते के लिए, अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम आपके भाई हैं, मुसलमान हैं, ये हैं वो हैं, तो हमारी आप ट्रेड का रास्ता दें हमें, ये आप हमें क्यों क्यों नहीं देते। तो ये एक इसका एक आपने तजारत की बात की है या ट्रांसपोर्टेशन, जब रास्ता राहदारी मिल जाए तो फिर तो कुछ भी जा सकता है ना। यही जो आमतौर पर एक कहा जाता है कि जो वाह खान की पट्टी है, जी जी, अगर गिलगित बल्तिस्तान, लोग कुछ कहते हैं कि अगर इंडिया के पास आ जाता है तो वो भी रास्ता खुल जाता है। उसका इम्कान तो खैर मुझे बहुत कम दिखाई देता है,
कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इंडिया के कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि उसके उससे पहले एक मेरा ख्याल है कि एक बड़ी जंग हो तो उसके बाद उसका कोई नतीजा ऐसा निकल आए तो निकल आए, लेकिन वो कोई ऐसे कोई मुआहदे की शक्ल में गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के कंट्रोल में मेरा नहीं ख्याल कोई इस आपको वक्त जंग के डेवलप साथ होगा। नजर नहीं आते? बादल छाए हुए नहीं है? मुझे फिलहाल तो वैसे नहीं दिखाई देते कि जंग होगी इंडिया के साथ, कोई पाकिस्तान की कोई जंग के हालात नहीं मुझे दिखाई देते कि वॉर हो जाए। देखिए, एक बात ये आती है कि लद्दाख में हिंदुस्तान की फौज 1.5 लाख फौज जो है ना वहाँ पर मौजूद है, इसको आगे है, चाइना की भी आई हुई है। और ये पाकिस्तानी कितने दिफाई नगार तजीज़ा नगार कहते हैं कि चाइना की फौज 2 लाख के करीब पहुंच गई है। क्यों गई है? इसलिए कि इंडिया हमला करने वाला था गिलगित बल्तिस्तान पर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चाइना ने उनको इंगेज कर लिया। वो एक दबाव था, बाकी दबाव था, लेकिन चाइना का भी काफी दबाव है इंडिया के ऊपर, क्योंकि चाइना का अपना भी तो सारा एक जो वहाँ पे सरहदी तनाज़ा है वो तेज है, तो उस लिहाज से। और चाइना ने काफी सारा इंडिया का इलाका, आपको पता ही है, वो बहुत सारे एरिया के ऊपर वो काबज भी हुए हैं, लेकिन इंडिया वहाँ तो बिल्कुल किसी किस्म का बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा। तो वो बिल्कुल बल्तिस्तान का नारा उन्होंने जरूर लगाया था, लेकिन ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई अमली शक्ल देने का कोई प्लान कोई ऐसा दिखाई दे रहा मुझे, कोई ऐसी सूरत नहीं मुझे दिखाई देती। ठीक। अच्छा, तो फिर तो क्या ख्याल है आपको? अमेरिका जो वाले जो हैं जहाँ पर मुझे नजर आता है कोई ट्रैप सेट करके गए हैं। अब अगर लड़ाई होगी तो मसलन अगर दाइश वाले आकर लड़ते हैं, वो भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, अलकायदा वाले आकर लड़ते हैं, वो भी होंगे। इसी जी जी। लड़ पड़कर भी किसी ना किसी सूरत में आ सकती है, अमेरिकन रोल अदा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, या उनके जो है ना एजेंडे को एडवांस करने के लिए। पाकिस्तान वाले भी वहां पर मौजूद हैं, तुर्की वाले भी होंगे, तालिबान तो मौजूद ही हैं, और जो अफगान हुकूमत है वो भी है। तो अब अगर लड़ाई होगी तो मुसलमान आपस में लड़ेंगे, आपस एक दूसरे को मारेंगे ना। देखिए, सबसे पहली लड़ाई तो जो इस वक्त वहाँ पे हो भी रही है वो तो है सिविल वॉर ही है, कि अफगानिस्तान के अंदर आपस के अंदर जो लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई जो है वो तेज होगी। वो लड़ाई के अंदर जो फरीक बनेंगे उसकी उसकी फिर फॉल आउट कहाँ कहाँ आएंगे, पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक आएंगे, ज़ाहिर है ये वक्त के साथ चीज़ें डेवलप होंगी। अगर उनकी लड़ाई ये बढ़ती रही, अगर अफगान हुकूमत अफगानिस्तान तालिबान के हक में ना उतरी इक़्तिदार से, या उनसे ना उतारा गया, फिर ये लड़ाई ही लड़ाई है, फिर ये सारा कुछ अमन से नहीं होगा। तो ये अल्टीमेटली तो जाहिर है कि इसने एक एंड अप, इसका एक जंग ही है, आपस की जंग है उनकी। हाल आउट नजर नहीं आता। ये देखें, अभी दासू में जो कुछ हुआ, जी जी। आपको लाहौर में जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है, ठीक है। जी जी। उसके अलावा कितनी जगह पर मुख्तलिफ जो है ना पाकिस्तानी फौज के, एक तो कैप्टन भी शहीद हुआ, कुछ और लोग भी शहीद हुए, ठीक है। तो ये एकदम ही अमेरिका के जाने के बाद ये चीजें ज्यादातर हुई हैं। तो अभी क्या क्या पता कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। मिसाल अगर फाटा में कोई बंदा मारा जाता तो पता ही नहीं लगता किसी को मारा गया या नहीं मारा गया। या बहुत सारी फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी इसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जो है ना वो पाकिस्तान को, ये यही तो बात मैं कर रहा हूँ जो मैंने स्टार्ट में भी कहा, अर्ज किया कि ये पाकिस्तान ने इस हवाले से कोई अपनी पॉलिसी वाजे नहीं की। इस अगर पाकिस्तान की पॉलिसी गुमगुम में पॉलिसी है रहेगी, नहीं, क्वेश्चन यह है कि पहले है कि पॉलिसी है, ताकि वाजे करें, या अभी जरा नहीं है कोई या कोई कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, कोई ऐसी इनकी वाजे लाइन नहीं है, अभी तक कोई वाजे नहीं की इन्होंने। जाहिर है उसका नतीजा फिर ये होगा अल्टीमेटली, वहां पे जब वॉर होगी आपस में उनकी तेज, तो उसके असरात हमारी तरफ डायरेक्टली आएंगे। आएंगे ना। मुझे असल में नजर ये आ रहा है कि जैसे मुझे मुशर्रफ साहब के, जनरल मुशर्रफ साहब के वो फिक्रा बार बार याद आता है। बलोचों को कह रहे थे कि ये पुरानी जंग नहीं है, आपको पता नहीं लगेगा कि मिसाइल कहाँ से आया, कहाँ से लगेगा आप पर। मुझे ये या डर लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, बन जाएगी कि पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के पड़ोसी साझेदारों को या पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। जब पता चलेगा तो टू लेट हो जाएगा। जी हाँ, हुक्मरान खैर अल्टीमेटली तो पाकिस्तान के हुक्मरान ये सिविलियन हुकूमत तो नहीं है, वो तो फौज ही है। वो तो जाहिर है कि इस मामला पर तो खास तौर पे फौज ही है जिसने जो सारी चीज़ें समझनी है, जो पॉलिसी बनानी है। तो तो इमरान खान को क्यों रखा हुआ? तो उनको तो इस बारे में कोई ज़्यादा पता नहीं है। तो हमारी जो फौज है उनको चीज़ों का तो इल्म है, लेकिन बाज़ चीज़ों के मुगालते होते हैं कि शायद वहाँ पे अभी भी उनके हक में जो एक अच्छे तालिबान या अच्छे ग्रुप्स मौजूद हैं, तो वो उनके वसातत से कंट्रोल अपना बढ़ा लेंगे। लेकिन ये एक मुश्किल सूरत हाल है, मैं समझता हूँ बड़ी मुश्किल सूरत हाल है इनके लिए खास तौर पे। लेकिन जी अगर आर्मी का देखा जाए ना, यानी आमतौर पर कहा जाता है कि आर्मी पर तनकीद तनकीद नहीं कर सकते वरना यूर क्या? इन्वाइट। मसलन अगर 65 की जंग है वो भी आर्मी ने कराई थी साथ होकर,
जी जी नतीजा आपके सामने है। जो कुछ ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वो भी आर्मी वालों ने किया था, ठीक है जी, जी हाँ वो नतीजा आपके सामने है। कारगिल में जो कुछ हुआ वो भी आर्मी वालों ने किया था, बल्कि सिर्फ 4 जर्नल शामिल थे, बाकी पता ही नहीं किसी को। जी जी तो उसका नतीजा भी आपके सामने है। जी जी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की जो पॉलिसी है ये भी चंद आर्मी वालों की है। जो कुछ नतीजा उसका भी हो रहा है वो भी सबको सामने है। इस बेशुमार मसाले दी जा सकती हैं। उसामा को वहां पर रखने की पॉलिसी भी आपकी वो मेरी नहीं है, वो भी आर्मी वालों की थी, तो वो भी जी हाँ। सामने है। असल असल मसला तो ये है इन चीज़ों को, अगर आप कहते हैं जी हम एक डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट हमारे पास है, तो फिर चीज़ों को पार्लियामेंट में डिबेट करने की जरूरत है, वो करते नहीं है। या किसी कमेटी में डिस्कस कर लें, मतलब ये तो बात नहीं है कि मेरे जो जी जी जी, इनको पार्लियामेंट में डिबेट करनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर पॉलिसी ये लेके आनी चाहिए कि इस वक्त हमारे नेबर्स ये इर्द गिर्द हालात हैं, इसके अंदर हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। वो अच्छा, नहीं होती, जाहिर है कि आखिरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई, वो ये कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए सो कॉल आज़ाद कश्मीर में, तो वहां पर उन्होंने कहा जी वो पाकिस्तान वो लोगों को घबराना नहीं, ठीक है जी, बहुत जल्द जो है ना हम दूसरे मुल्कों को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे, बहुत जल्द हम दूसरे मुल्कों को कर्जा देने के काबिल हो जाएंगे। जी और जी 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 और जो लोकल लोग हैं ना वहाँ के, उनको भी उन्होंने कहा जी आपको भी हम कर्जा देंगे कि ताकि आप अपना यहाँ पर कुछ तजारत कर सकें। तो इससे मुझे याद आती है कि हमारे गांव के एक, मैंने अपने किसी भाई से रिश्तेदार से बात कर रहा था, मैंने कहा भी हमारे गांव में मोची है, एक गरीब आदमी है, उसको हम अक्सर मदद करते हैं, मैं करता हूँ, भाई करते हैं, वो रिश्तेदार करते हैं, उनके काफी मामला हम खुद संभालते हैं और बाप दादी से कर रहे हैं। तो मैंने कहा भी कल वो गांव का जो मोची है वो खड़ा होकर जामिया मस्जिद में जाए, लाउड स्पीकर पकड़ कर कहे जी अब मैंने फैसला कर लिया जी, मैं जो है ना फलां फलां आदमी को आज से लेकर कर्जे दूंगा, तो कौन बात उसकी मानेगा? पाकिस्तान का सारा जो सिस्टम है वो कर्जों पर चल रहा है, तो ये दूसरे मुल्कों को क्या कब कर्जे देगा? क्या करना क्या चाहता है ये? बस ये मैं समझता हूँ ये एक ब्लफ है, जो लोगों को उम्मीद, झूठी उम्मीद देने की बात है कि हम अब बहुत जल्द सारे क्राइसिस से निकल के शायद इतने एकदम अमीर होने वाले हैं। तो ये एक ब्लफ है लोगों को, जो जिस ब्लफ के जरिए इक़्तिदार में आए हैं उसी ब्लफ के जरिए अब इक़्तिदार चला भी रहे हैं। ना कट्टे बेचकर, अंडे बेचकर, मुर्गे बेचकर तो नहीं आप अमीर होंगे। जी जी, वही ना जी, कोई उसका कोई पॉलिसी या तो कोई प्लान को ऐसे दिखाई दे रहे हो ना कि बड़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई है, बड़ी पाकिस्तान के अंदर पैदावार में इजाफा होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बनने लग गया है, सनतें बननी शुरू हो गई हैं, बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने शुरू हो गए हैं, इमारत बननी शुरू हो गई हैं। ऐसी तो कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही, तो खाली बढ़क ही लगानी है, तो बढ़क लगा के इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो बढ़क लगा के इक़्तिदार को चला भी रहे हैं। तो ये तो इसको मैं तो इसी तरह से देखता हूँ इसको, मैं तो आई डोंट टेक हिम वेरी सीरियस। अच्छा, यू डोंट टेक इमरान खान वेरी सीरियस। वेरी सीरियस, यस। अच्छा अच्छा, लेकिन किस्मत का धनी है, उसको जी बना जी जी दिया। जी, वो तो खैर है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, सारा कुछ है, बिल्कुल ठीक है, वो सारा कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन है कि वो एक नाकाबिले एतबार आदमी है इस लिहाज से कि उसके कोई कहा जाए कि उसकी कोई ज़हनी फुटिंग है, कोई ऐसी कोई उसकी कमिटमेंट है, कोई विजन है, उसका फुकदान है, लेकिन बहुत तेज आदमी है, इसमें मैं समझता हूँ ये कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं है, बेवकूफ़ आदमी नहीं है। कल मैंने एक प्रोग्राम सुना, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए थे तो बात कर रहे थे, यार भाई ये क्या बात है, जिस जगह जाता है जी, मिसाल मैं लाहौर जाऊं और जिस इलाके में आप रहते हो तो मैं जाऊं वहां पर तकरीर करने का मौका मिले, तो मैं कहूँ जी वो लाहौर वालों आपको लाहौर की तारीख का पता नहीं, मैं ज्यादा जानता हूँ। ये क्या खबर है उसके भी, जहाँ पर जो जिस चीज का बात करेंगे वो कहता है मैं बस ज्यादा। वो कई चीज़ों का होता है, बंदा समझता है कि शायद मैं हर चीज़ में एक पूरा आलम भी हूँ, तो हाँ ये एक मुगालता हो जाता है। वो मुगालता इमरान खान को है कि वो हर चीज़ का एक फिलोसफर, वो फिलोसफी में भी बहुत आगे है, वो मालूमात में भी सबसे आगे है, उसको तारीख का भी बहुत पता है, जोग्राफी का भी बहुत पता है, उसको फलसफे का भी बहुत पता है, हिसाब किताब का इकोनॉमिस्ट भी बहुत बड़ा है। तो अब इसका क्या किया जाए, ये तो एक पर्सनैलिटी के फ्लॉज हैं, इनका क्या किया जाए। मतलब ला वो इलाज मानो है आपको मत कहते हैं। वो ला इलाज है, लेकिन पाकिस्तान का वजीर आजम है, अच्छा अच्छा, तो अब ठीक चलें है। या, इस पर ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम या, काफ़ी हो गया। तनवीर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपने बड़ी वजाहत से सारे मसलों पर रोशनी डाली है। लेट्स हो कि खून खराबा ना हो, जितने भी मसाइल हैं वो बातचीत से हल हो जाएं। हम तो विश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, और इमरान खान के लिए भी हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उसको सीधे रास्ते पर रखे और मुल्क को बेहतर तरीके से चलाने की उसको तौफीक दे। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम सुना, अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप मुझे लिखकर भेज दें। नेक्स्ट टाइम जब तनवीर साहब आएंगे तो उनसे सवाल पूछ लिए जाएंगे। Again, once again, thank you very much. And if you like the program, do subscribe it. And if you have, as I said before, अगर आपके पास questions हैं या comments हैं, please do let me know. Thank you very much.